हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को या उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसे भी वर्णमाला कहते हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है ये वर्णमाला की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। ये जो है क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिंदी में कुल व्यंजन है, कुल कितने व्यंजन है हिंदी में? वर्णमाला को देखिए 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? वर्णमाला को 2 भागों में। किसमें? स्वर और व्यंजन। किसमें? स्वर और व्यंजन 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 यानी 33। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्यंजनों की कुल संख्या 33, स्वरों की कुल संख्या 11, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। और अगर पूछे कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप 4 बताएंगे। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि कुल ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या, तो 4 बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं? नहीं। देखिए, वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित इकाई। ध्वनि जो है ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो ये नहीं होगा। शब्द, क्या शब्द होगा? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को शब्द कहते हैं? नहीं। शब्द जो है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो शब्द को कहते हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब हमें बहुत कम समय के लिए रुकना होता है, तो ये नहीं होगा। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है, तो वहां पे हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? देखिए, यहाँ तक बिल्कुल सही है। पिता ने पुत्र से कहा डैश, देर हो रही है। ये आपका जो है उद्धरण चिन्ह यहाँ से लगना चाहिए, लेकिन उद्धरण चिन्ह नहीं है, तो ये गलत हो गया। और ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है, तो भी ये क्या है? गलत।
पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ पे देखिए कॉमा नहीं होना चाहिए, तो ये यहीं पे गलत हो गया। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। देखिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह भी लगा है, प्रश्नवाचक वाक्य भी लगा है, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ पे आपका उद्धरण चिन्ह नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, साधु ये बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा। शून्य ये भी बिल्कुल सही है। सांसारिक ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हस्तक्षेप क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। इसका सही जो होता है वो होता है आपका हस्तक्षेप। शुद्ध वर्तनी क्या होगा, हस्तक्षेप, तो ये गलत है। और आपको बताना था कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्ठ निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रदेशी बिल्कुल सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। मधुर ये भी बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। व्याप्त ये भी बिल्कुल सही है। प्रामाणिक क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं होगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रामाणिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, प्रामाणिक, ये आपकी जो है शुद्ध वर्तनी है प्रामाणिक की। और कुछ इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल ये शुद्ध वर्तनी है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है, तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वो कवयित्री होता है, और ये जो है वर्तनी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ये आपकी श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए संधि पहले किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। किसका मेल, तो वर्णों का मेल। एक होता है आपका समास, समास में जो है शब्दों का मेल होता है, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। तो संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का, और समास में शब्दों का, तो दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आपका होता है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद है। लेकिन आपसे पूछा गया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, इसका आपको वर्ण विच्छेद बताना है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद मीन्स होता है अलग, तो वर्ण विच्छेद यानी एक एक वर्ण को आपको अलग करना है। उद्यान, देखिए इसमें ऊ दिया हुआ है, पहले क्या है, ऊ है। ऊ क्या है आपका स्वर, फिर आपको प्लस लगाना है। इसमें देखिए द और या से मिलके बनता है उद्यान। इसमें कौन सी मात्रा है, दीर्घ आ की, तो दीर्घ आ हो जाएगा। फिर क्या है, ना है, ना। देखिए जो हलंत वाला होता है ये व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, और जो भी व्यंजन है इसमें आपके आ स्वर जो है छिपे रहते हैं। तो इसमें कौन सा स्वर छिपा है, आ। शुद्ध व्यंजन का रूप जो होता है ये हलंत वाला होता है। तो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देखिए मिलाइए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आ होगा,
सी जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। आपको इसका संधि विच्छेद बताना है। संग्रहालय, संग्रहालय यानी सम धन ग्रह धन आलय, सम धन ग्रह धन आलय। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। समास किसे कहते हैं पहले समझते हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम शब्द ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो व्यास होता है। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देव जो महान है, यहाँ पे देखिए महान शब्द यानी विशेषता बताई जा रही है कि जो देव महान है। यहाँ पे देव आपका विशेष्य है और महान शब्द विशेषण है। तो जहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अव्यय भाव समास में प्रथम पद जो होता है आपका, वो उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यहाँ पे अर्थ की प्रधानता है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार का जो है वह संबंध कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, अव्ययीभाव समास भी नहीं होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित में तद्भव है, तद्भव शब्द बताना है। देखिए, एकत्र क्या है? तत्सम शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसका तद्भव होता है इकट्ठा। उच्च, ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है। अमृत, ये भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। गांव जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ग्राम होगा। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ यानी जिसे थोड़ी सी नॉलेज हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, जिसे सब कुछ पता हो। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी मीन्स होता है पृथ्वी, अंबर मीन्स होता है आकाश। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित होगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। हाँ, ये भी अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। घोड़ा मीन्स भी अश्व होता है, घोटक मीन्स भी अश्व होता है। तुरंग मीन्स अश्व होता है, तरंग नहीं। क्या होता है? तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है, तरंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची है दिनकर, नीरज, पुष्प, अंबर। अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। अंबर किसका है? आकाश का, अंबर। और क्या होगा? गगन। पुष्प किसका पर्यायवाची शब्द है? फूल का। पुष्प, फूल, कुसुम। नीरज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। और क्या होगा? जलज मीन्स भी कमल होगा।
दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर भी क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया हो। इंद्र कौन है? देवता इंद्र। तो ये तो नहीं होगा, इंद्र ये भी नहीं होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? प्रसन्नचित कहेंगे? नहीं। प्रसून कहेंगे, प्रसन्न कहेंगे, या आशुतोष? तो जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? आशुतोष। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? कितनी दिशा होती है आपकी? देखिए ये क्या है? उत्तर दिशा है। ये क्या है? दक्षिण है। और ये क्या है? पूर्व है। और ये क्या है? आपका पश्चिम है। तो आपसे क्या पूछा गया है? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वायव्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण है, दात है, पक्षी है। विदेह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी के दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं? नहीं। विलोम शब्द कहलाते हैं? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। समरूप शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, उन्हें हम समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, इसी को जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, समरूप शब्द को ही। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट मीन्स होता है धोखा और कपाट मीन्स होता है दरवाजा। कपाट मीन्स क्या होता है? दरवाजा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? धोखा यहाँ पे गलत है, दराज नहीं होगा। धोखा ये सही है, लेकिन कपाट मीन्स दरवाजा होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे धोखा गलत है, धोखा सही है और दरवाजा भी सही है। कपट मीन्स धोखा होता है, कपाट मीन्स दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बलि और बलि का अर्थ। देखिए यहाँ पे बलि में जो है
हश्व ई है, तो इस बलि का अर्थ होता है बलिदान। बलिदान में भी क्या है, हश्व ई। इस बलि में देखिए दीर्घ ई की मात्रा है, तो इसका अर्थ होता है वीर। वीर में भी क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है। तो इस तरह आप याद रखिएगा, बलि बलिदान बलि वीर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पत्थर को जोक नहीं लगती, लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ होगा। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पे कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोक नहीं लगती, यानी जो व्यक्ति हड्डी है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या होता है, बंधनहीन। बिल्कुल सही है। तीन तेरा होना, संगठित होना नहीं, तीन तेरा होना यानी तितर बितर होना, तो ये तो गलत है। आपको बताना था कौन सा गलत है, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। आग के अंधे गाठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, तीन तेरा होना, संगठित होना। नेक्स्ट, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, कौन सा संज्ञा, चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। अचूक चोट के ये सही लग रहा है, नहीं। अचूक नेत्र नहीं, सुंदर नेत्र होते हैं। सुंदर के साथ, सॉरी, नेत्र के साथ हम सुंदर विशेषण का प्रयोग कहते हैं, तो ये नहीं होगा। अचूक निशाना, ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, अचूक निशाना, तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।